हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टूडेंट एडवाइजरी पे बात करेंगे। एमपीडीएमई ने जो है एक स्टूडेंट एडवाइजरी रिलीज करी है। स्टूडेंट एडवाइजरी क्यों रिलीज की है, उससे उन्होंने ये बताया है कि आपको जब काउंसलिंग प्रोसेस करना है, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप चूज करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में उन्होंने बता रखा है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि आप जब चॉइस फिलिंग करें तो हमें सिर्फ वह कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालना है जिसे हमें लेना है। जिस कॉलेज को हमें नहीं लेना है वो आप चॉइस फिलिंग में डालिए ही मत, क्योंकि एक बार आपको कॉलेज अलर्ट हो गया है तो आपको उस कॉलेज को लेना ही पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन। नहीं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से डिबार हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और ये आपके लिए जो है अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिए एमपीडीएमई ने एक एडवाइजर निकाली कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने एक बार कॉलेज ले लिया है बाय चांस, तो उसको छोड़ने का, उसको लेफ्ट करने का एक ऑप्शन रहता है ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस। पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम ऐसा काम करें क्यों, ऐसे कॉलेज डालें क्यों जिसे हमें लेना ही नहीं है। प्लस दूसरा यह रहता है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है उसको पहले प्रेफरेंस पे रखना है और जो नहीं लेना उसे बाद में प्रेफरेंस पे रखना है या नहीं डालना। तो इस तरह की कुछ उन्होंने एडवाइस बताई है, रिलीज की है, जिसको आपको फॉलो करना है, तो जिससे हमें काउंसलिंग प्रोसेस में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे सारा सोशल मीडिया चैनल वगैरह है जहां पर आप फॉलो करके ना आप सारी किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को आप जान सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एडवाइजरी ये आपको पूरी तरीके से जो है फॉलो करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट एडवाइजरी जो है बेटा डीएमई ने रिलीज किया। इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने बता रखी है उसके बारे में बात की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उन्होंने बता रखा है कि हम किसकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो वही गवर्नमेंट, प्राइवेट, एमबीबीएस प्लस बीडीएस। ठीक है, जिसमें सारी सीटें आ जाएगी, प्लस उसके साथ साथ जो एनआरआई कोटेक सीटें होती है वो भी सारी इसके अंदर इंक्लूड है, उसकी काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है नीट यूजी 2021 के समस्त पात्र अभ्यर्थी को जो उपरोक्त काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि कैंडिडेट प्रोफाइल का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंड अन्य संबंधित किसी भी व्यक्ति से साझा ना करें, जिसका सीधी सी बात है कि इसका एक तरीके से मिसयूज हो सकता है। तो आप जो हमारे आईडी, पासवर्ड या जो भी उससे रिलेटेड जानकारी है वो हम किसी के साथ शेयर ना करें। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोल रखा है कि रजिस्ट्रेशन से पूर्व संचालन की वेबसाइट और पोर्टल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले उन्होंने जो मेडिकल एजुकेशन से एडमिशन या उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन 2018 प्लस उसमें जो उन्होंने अमिटमेंट किए, जो संशोधन वगैरह किए हैं, कब किए, 19 जून 2019 एंड 5 अक्टूबर 2021 को जो अमिटमेंट किया है वो सब पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कुछ समय बाद हम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है 24 पेज का एक उन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके एक एक वर्ड रूल्स को हम वर्ड टू वर्ड डिकोड कर देंगे, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रूल्स वगैरह यदि आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एमपीडीएमई की ये साइट पर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई हमें यदि डाउट हो तो हम मेल कर सकते हैं डीएमई को। ठीक है, और वहां पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हम उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है रजिस्ट्रेशन के समय कैंडिडेट प्रोफाइल में बैंक का विवरण है ना, जो हमें डॉक्यूमेंट जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमें बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वहां पर या ध्यान रखना है। तो बैंक खाता सेविंग या करंट होना चाहिए, सेविंग भी होगा करंट भी होगा चल जाएगा, माइनर नहीं होना चाहिए। मतलब माइनर का मतलब ये होता है कि किसी स्कीम के थ्रू नहीं खुला होना चाहिए या जिसमें जो है मेजर हम चेंज ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का उस टाइप का ट्रांजेक्शन हो जाएगा इस टाइप का। प्लस उसके जो है केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ सारे जो है बैंक में जमा होना चाहिए। ठीक है, यदि यह बचत बैंक खाता है तो बचत खाता का एवं सामान्य बैंक होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम मतलब कोई निकालने या जमा करने की कोई सीमा नहीं होना चाहिए, किसी भी स्कीम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना या जो जीरो बैलेंस पे जो अकाउंट ओपन होते हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि इनमें हम मेजर जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस समय अकाउंट की डिटेल के सबमिट कर सकते। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, तो जो कैंडिडेट को रजिस्टर तभी माना जाएगा जब अभ्यर्थी ने पंजीयन हेतु ऑनलाइन फीस जमा करी है। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक हम फीस पे नहीं करेंगे तब तक हम रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते। ठीक है, एंड कैंडिडेट के पास एमपी ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट की गई रजिस्ट्रेशन स्लिप होना
कंपलसरी है, ठीक है। तो हमें फीस पे करना कंपलसरी है। देन आफ्टर बेटा जैसे फीस पे करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, उसको एक तरीके से साथ में रखना जरूरी है, ठीक है। 6 पॉइंट देखेंगे। पंजीकरण के समय किसी भी कारण से नेटवर्क का फेल होना, कंप्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि कारण बढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि एक लास्ट डेट है ना, अब लास्ट डेट पे आपको कभी अनफॉर्चुनेटली कभी किसी रीजन से नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर या गैजेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम, राइट वगैरह की इशू आ गया है, तो आप उस रीजन से जो है यहाँ पर काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस जो कि उसे फर्दर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए इन्होंने एडवाइस दी है कि लास्ट डेट के 2 दिन 4 दिन पहले जितना भी एज सुन एज पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन या जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट सबमिशन है या फिर चॉइस फिलिंग वगैरह ए टू जेड कोई सी भी जो प्रोसेस वो आप पहले ही कंप्लीट कर ले डेडलाइन से पहले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है अंतिम तिथि का इंतजार न करें। 7 पॉइंट की जब बात करें बेटा तो इसमें काउंसलिंग के समस्त चरणों की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाना है, लगभग सभी जो होंगे ऑनलाइन होंगे। अतः कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के समय है ना सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में नई चॉइस फिलिंग करने से पूर्व जमा कराए जाने वाले अग्रिम राशि तथा प्रवेश के समय संस्था की निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारी सिक्योरिटी मनी होगी या फिर जो भी फीस होगी, क्वेश्चन मनी, वो हमें पहले से ही अरेंजमेंट करके रखना है और वो सब ऑनलाइन पे करना है, कैश का कोई काम यहाँ होगा ही नहीं। कैंडिडेट किसी भी अकाउंट से निर्धारित फीस का भुगतान कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट किसी भी बैंक में हो अकाउंट हो कर सकता है, ठीक है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू वो कर सकता है। फीस के भुगतान है तो अभ्यर्थी एक से अधिक नेट बैंकिंग अकाउंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है, ठीक है। मतलब उनको अल्टीमेटली अमाउंट पे करना है, वो किसी भी थ्रू करे, मतलब ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त को ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि फीस भुगतान संबंधी परेशानी से बचने के लिए खातों में संस्था की निर्धारित फीस के अनुसार पर्याप्त राशि रखें। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा तो कम से कम आपको यदि प्राइवेट कॉलेज लेना है तो कम से कम आपके पास 3 लाख रुपए के आसपास आपके अकाउंट में होना चाहिए। 3 लाख कैसे, यदि हो सकता है सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो वहां पर हर राउंड के लिए 1 लाख रुपीज हमें डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर यदि हम प्राइवेट कॉलेज लेते हैं और किसी स्कीम के थ्रू लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, फीस का 0.5% के हिसाब से हमें डिफरेंट बॉन्ड बनेंगे जो लगभग 30-40 हजार के आसपास उसका अमाउंट आता है, ठीक है। तो एक सेफ जोन के हिसाब से यदि आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड मतलब मॉपअप, सीएलसी तक जाना चाहते हैं तो कम से कम आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए होना चाहिए। और यदि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फीस के अलावा आपको जरूरत पड़ेगी वो लगभग 50,000 रुपए के आसपास, 50 भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, कमी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यदि गवर्नमेंट कॉलेज किसी स्कीम के थ्रू लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी बॉन्ड लगेंगे जो कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। तो हमारे पास एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। जो सिक्योरिटी मनी यहाँ पर डिपॉजिट होगी सेकंड राउंड के लिए 1 लाख प्राइवेट कॉलेज के लिए, थर्ड राउंड के लिए मॉपअप के लिए जो 1 लाख डिपॉजिट होगी, जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो आपका एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में या नहीं होता है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होती है उसके बाद किसी भी टाइम पर वो एमपीडीएमई आपका अमाउंट रिफंड कर देगी। तो उसकी रिफंड की कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट आपका सेफ रहेगा, बस वो सिक्योरिटी मनी के हिसाब से वो आपको तरीके से डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ा ले। मॉपअप चरण के उपरांत किसी भी कारण से रिक्त रही वैकेंसी पर संस्था स्तर पर प्रवेश के समय संस्था का निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सीएलसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट, पंजीयन फॉर्म में फोटो आईडी के रूप में अभ्यर्थी अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो, यदि हम 18 के नहीं है तो फिर उसके लिए हमारे पास जो 12th की मार्कशीट का फोटो या फिर बैंक पासबुक, स्कूल की आईडी प्रूफ वगैरह जो होंगे ये सब चल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद पूर्व प्रतिष्ठित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश है तो अभ्यर्थी को पोर्टल पर समय सीमा में अपना चॉइस फिलिंग जो है कराना रहेगा। जो भी वो टाइम ड्यूरेशन में अपने चॉइस फिलिंग करना रहेगा तभी जाकर के हमें कॉलेज अलॉट हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। 10 पॉइंट हम देखते हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग में केवल मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी ही पार्टिसिपेट कर सकता है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर सकता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी के ही स्टूडेंट को कंसीडर करेंगे, किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट को वो जनरली कंसीडर नहीं करेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट 11 पॉइंट देखेंगे बेटा, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व विकल्पों के महाविद्यालय पर क्रम कर पूर्व से ही लिख करके रख ले, जिससे उन्हें पोर्टल पर चॉइस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े। हाँ, ये 11 पॉइंट को बहुत क्लियर कट समझ लेना बेटा आप लोग। हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या प्राइवेट लेना है, ये पहले से आप लोग डिसाइड कर लेना। यदि आपको प्राइवेट लेना है तो गवर्नमेंट सारे कॉलेज आप फिलअप करिए, प्लस उसके साथ साथ प्राइवेट भी फिलअप करिए। बट आपको गवर्नमेंट ही लेना है, प्राइवेट नहीं लेना है, तो आपको किसी भी कंडीशन में बेटा प्राइवेट कॉलेज नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बेटा एक बार आपको यदि मिल गया तो फिर उसे लेना पड़ेगा। ठीक है। प्लस उसके साथ साथ जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आपको ये बार बार क्रॉस चेक करना है कि जो भी हम कॉलेज हम चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं वो गवर्नमेंट प्राइवेट के साथ साथ एमबीबीएस है या बीडीएस है, क्योंकि मेजॉरिटी वाइज कॉलेज जो होते हैं वो बेटा एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस भी होते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हो सकता है कि आपने कोई एक्स कॉलेज को सिलेक्ट किया है, बट वो हो सकता है कि बाई चांस बीडीएस हो और आपका इंटरेस्ट एमबीबीएस में हो। ठीक है, तो एमबीबीएस वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एमबीबीएस की जगह आपको बीडीएस मिल गया तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यदि आपको बीडीएस नहीं लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बार बार हर एक कॉलेज के सामने ये बार बार क्रॉस चेक करना है कि वो कॉलेज एमबीबीएस हमने उसमें फिलअप किया है सीट या नहीं किया है। यदि एमबीबीएस की जगह बीडीएस हो गया तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बीडीएस लेने के बाद बीडीएस अलर्ट हो गया तो आपके लिए मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस, उसमें डरना नहीं है। बीडीएस आपको बाई चांस अलर्ट हो गया है, आप कॉलेज ले लीजिए और टाइम ड्यूरेशन में उसको कॉलेज को अपन छोड़ सकते हैं, तो क्वेश्चन मनी के अलावा आपका सारा अमाउंट जो होगा वो वापस आ जाता है। बट इतना भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको पहले से केयरफुल रहना है कि हमें सिर्फ वही कॉलेज डालना है जो हमें लेना है, टारगेटेड कॉलेज ही डालना है। प्लस उसमें ये भी हमें बार बार कंफर्म करना है कि हमें एमबीबीएस ही उसमें रखना है। यदि बीडीएस नहीं लेना है तो फिर हटाना है, और बीडीएस लेना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पहले जो कॉलेज हमें हमारे इंटरेस्ट है जिस कॉलेज में उसे पहले फिलअप करना है, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है या कम इंटरेस्ट है या ले लेंगे हम मिलेगा तो उसे बाद में रखना है। ठीक है, 12 नंबर पॉइंट। ठीक है, इसमें वही है कि सारे के सारे उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन है 2018 के आपने पढ़ लिए होंगे, है ना। नियम 10 उपनियम 6 के अनुसार आवंटन होगा। ठीक है, दशा में निरस्त हो जाए, मतलब यदि कुछ भी गलती होती है स्टूडेंट की तरफ से तो वो उसका अलॉटमेंट या एक तरीके से बेटा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ऐसे। और उसके साथ साथ जो होंगे बेटा जो काउंसलिंग चल रही है उस पर्टिकुलर करंट ईयर के फर्दर जितने भी स्टेप्स होंगे बेटा किसी भी स्टेप्स के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अतः अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के समय ऐसी चॉइस न करे जिससे आवंटन हो जाने की स्थिति में प्रवेश लेने के लिए असमर्थ हो, जो कि अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था वही यही है। ठीक है, 30 पॉइंट, अभ्यर्थी किसी भी चरण की चॉइस फिलिंग करने के उपरांत अपनी चॉइस लॉक करना सुनिश्चित करे। चॉइस लॉक नहीं करे जाने की स्थिति में भरी गई चॉइस मान्य नहीं होगी अथवा है ना आवंटन नहीं हो पाएगा। मतलब वो ये कि हमें अलॉटमेंट चाहिए तो जो हमने कॉलेज चूज किए हैं उनको लॉक करना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें 14, आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी से आवंटन पत्र मतलब जो हमारा अलॉटमेंट लेटर है उसका हम प्रिंट आउट जो है जनरेट कर सकते हैं, या से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर पॉइंट, जो कॉलेज लेने के बाद है ना प्रारूप 1 में मूल दस्तावेज जितने भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी स्क्रूटनी के लिए है ना कॉलेज अलॉट होने के बाद पर्टिकुलर कॉलेज जो भी कॉलेज है बेटा उसमें वहां पर हमें जाना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उनके साथ में कलर फोटोकॉपी का सेट प्लस उसके साथ में कम से कम एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी का, मतलब आपको 3 सेट जो है सबमिट करना रहेंगे, ओरिजिनल, कलर फोटोकॉपी प्लस जो है बेटा उसके साथ साथ जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी प्लस मल्टीपल टाइप के फोटो रहेंगे जो कि कॉलेज में आपको सबमिट करना रहेंगे। तो उस समय स्क्रूटनी के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस कैंडिडेट को प्रेजेंट रहना कंपलसरी रहता है। ठीक है, आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश जो समय सीमा में सर्वप्रथम शासकीय मेडिकल नोडल अधिकारी की डेस्क के ऊपर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज कराना रहेगा। वहां पर आपको एडमिशन मतलब जा करके अटेंडेंस लगाना रहेगी। देन आफ्टर पूरा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सारी प्रोसेस होगी। देन आफ्टर आपका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन स्लिप जनरेट होगी। ठीक है, ये स्क्रूटनी का प्रारूप 1 संचालन की वेबसाइट पर दे रखा है कि क्या क्या उसमें प्रारूप वगैरह होंगे, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा करना होंगे। संस्था प्रमुख से मूल दस्तावेज जमा होने की सूचीबद्ध है ना एक
जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर डिपॉजिट करेंगे उनका प्लस जो डॉक्यूमेंट आपने डिपॉजिट नहीं किए हैं, है ना, उनको आप एक टाइम ड्यूरेशन में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है, वो लेना वहां से कंपलसरी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर सबमिट किए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, ठीक है। शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश स्लिप प्राप्त होगी, मतलब कि हमें इसके बाद एक एडमिशन स्लिप जनरेट होगी। एडमिशन स्लिप जनरेट होने के बाद ही आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कंफर्म माना जाएगा, ठीक है। 16 पॉइंट देखते हैं, 16 नंबर पॉइंट, प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण व मॉपअप की काउंसलिंग हेतु बेहतर विकल्प अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, कैंडिडेट लॉगिन में उपलब्ध अपग्रेड ऑप्शन को लिंक से विकल्प लॉगिन कर सकता है, मतलब हमें अपग्रेड करना है या नहीं करना वो भी हम चूज कर सकते हैं। 17 नंबर पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय एंड मॉपअप, मतलब कि बेटा सेकंड राउंड या मॉपअप के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है, उनको ग्राउंड किसी भी पॉइंट को पर्टिकुलर कॉलेज में सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेटा क्या होता है, बाय चांस आपका या हो सकता है होपफुली कि आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो फिर रिस्पेक्टेड कॉलेज, अब कॉलेज का नेम चेंज हो जाएगा दूसरा कॉलेज में, तो वहां पर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड फिलअप करना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार बॉन्ड ना देना पड़े, इसलिए वहां पर यदि आपने चॉइस कर रखा है अपग्रेडेशन को चूज कर रखा है, तो वहां पे हमें वापस किसी भी बॉन्ड को सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ उसके लिए हमें 500 का एक जो है वहां पर एफिडेविट देना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा यदि उसी कॉलेज में एडमिशन रहता है तो हम आफ्टर काउंसलिंग हम देंगे, और यदि अपग्रेडेशन होता है तो जिस कॉलेज में हम जाएंगे वहां पर सारे जो है बॉन्ड फिलअप सबमिट कर देंगे, ठीक है। 18 पॉइंट जो है कि वही आपको यदि दिव्यांग है, मतलब कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उससे रिलेटेड आपको सबमिट सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना रहेगा। और 19 नंबर पॉइंट जो है बेटा, किसी भी जब हम स्कॉलरशिप स्कीम से कॉलेज लेते हैं तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो MPDME ने अपनी साइट पर डाल रखा है, प्लस उसके साथ साथ MP ऑनलाइन पोर्टल पर भी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी एक कैंडिडेट को एडवाइजरी जो है वो DME ने बताई है कि आप इस तरीके से एडमिशन के टाइम पर या फॉर्म फिलअप करते समय DME की साइट पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारा हमें केयरफुल रहना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने बताई वो आपको यदि समझ में नहीं आई हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां पर भी आपको ये पॉसिबल हो आप मैसेज करके आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।